खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको प्रोग्राम में। मैं असदुल्ला खान हूँ। बहुत अहम सवाल पाकिस्तान की मईशत को लेकर आजकल ये पूछा जा रहा है कि अगर मुआशी आशारिया हुकूमत जिस तरह से दावे कर रही है वो बेहतर आ रहे हैं, तो फिर रुपए की कदर क्यों गिर रही है, डॉलर की कीमत बढ़ क्यों रही है। 168 169 रुपये से वापस 152 पर आकर डॉलर दोबारा 167 पर क्यों चला गया है, ये आखिर इसकी वजूहात क्या हैं। और फिर हुकूमत के जो दावे हैं मुआशी आशारिये बेहतर होने के, क्या ये दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं कि मुआशी आशारिये भी बेहतर हो रहे हों और डॉलर भी गिर रहा हो, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही हो और मुआशी आशारिये भी बेहतर हो रहे हों। यानी आप ये कहें कि हुकूमत टैक्स अच्छा इकट्ठा कर रही है, जो बाकी चीज़ें हैं वो हुकूमत की बेहतर हो रही हैं, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो 8.4 से पिछले महीने 8.4 थी और इस मरतबा 9 पर आ गई है, और फूड इन्फ्लेशन जो है वो इससे भी ज़्यादा है, 14.8 पर है। तो इसका ताल्लुक क्या इंटरनेशनल मार्केट के साथ है, कुछ हमारे यहाँ स्टेट बैंक की तरफ से कोई मसला हुआ है, क्या चीज़ों पर ग्रिप कमज़ोर हुई है, क्या अफगानिस्तान का इसके ऊपर इम्पैक्ट आया है, क्या वजह है कि हमारा डॉलर जो है वो मुसलसल गिर रहा है बावजूद इसके कि IMF से हमें 2 अरब और 77 करोड़ डॉलर जो है वो मौसूल हो गए हैं। क्या वजूहत हैं, इस पर आज हम बात करेंगे माहिरीन मुआशियात से। मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद। कुछ देर में मुझे मुज़म्मिल असलम साहब और ज़ुबैर मोतीवाला साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। मैं डॉक्टर कैस असलम साहब सबसे पहले आप ही के सामने सवाल रखना चाहता हूँ, ये क्या हुआ है हमारे रुपये को 152 पर आ गया, बड़ा इसको अचीवमेंट समझा जा रहा था कि 169 पर गया था और 152 पर आ गया, फिर ये दोबारा 167 पर चला गया है, तो अब क्या फैक्टर है इसमें? देखें, बात ये है कि दो ही बातें हो सकती हैं ना। एक तो ये है कि गवर्नमेंट अपने अशारिये झूठ बोल रही है, ठीक है, हम गवर्नमेंट को मान लेते हैं कि फॉरेन रेमिटेंसेस भी आ रही हैं। अब आप देखें कि 2 दिन में जो 27 पॉइंट समथिंग पे चले गए थे बिलियन डॉलर पे रिजर्व, वो गिर के 24 पॉइंट समथिंग पे आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई कर्जा वापस किया है, ठीक है, इन दी कॉन्टेक्स्ट। एट द सेम टाइम मेरा ये ख्याल है कि ये स्पेकुलेटिव है, अच्छा, बहुत ज़्यादा। और वो सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक एक्सप्लेन भी करते हैं स्पेकुलेटिव से क्या बात ये है कि ऐसे लोग होते हैं, बड़े बड़े अमीर आदमी, जो फॉरेनर भी और पाकिस्तानी भी और गवर्नमेंट खुद भी, जो ओपन मार्केट से ख़रीदते हैं जब वो सस्ता होता है और बेचते हैं जब वो महंगा होता है। और इन दी कॉन्टेक्स्ट जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसका जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें एक शेक ये भी रख दी गई कि अगर उनकी कोई ख़राबियाँ होंगी तो वो जो है उनको पाकिस्तानी लॉ कवर नहीं करता, ठीक है, विच इज़ शुड नॉट हैपन। अच्छा, तो जब आपके को इजाज़त दे दी गई है कि आप गड़बड़ कर लें, तो फिर अगर नहीं कर रहे तो बड़े बेवकूफ़ हैं ये। तो मेरा ये ख्याल है कि उनके साथ मिल के कुछ गवर्नमेंट ओपन मार्केट से ख़रीद रही है, कुछ स्पेकुलेटर्स। आप कह रहे हैं सादा लफ्ज़ों में कुछ लोग माल बनाने में लगे हैं? ये सारे माल बनाने में लगे हैं। इस मुल्क में अमीर आदमी कौन सा है जो माल नहीं बनाता अगर मौका ना मिले? स्टेट बैंक के में मेरा ये ख्याल है कि जब उनको प्रोटेक्शन दे दी गई है तो फिर वो अगर नहीं पैसे बना रहे तो फिर उस प्रोटेक्शन को लेके क्या करना है? ये आपका जो अंदाज़ा है कि ये एक वजह हो सकती है कि आपने लॉ ने प्रोटेक्शन दे दी, माफियाज बैठे हुए हैं, उन्होंने बाइंग और सेलिंग पर आकर माल बनाया, इसके अलावा कोई और रीज़न आपको इकोनॉमी के एतबार से समझ आती है? देखें, बात यह है कि आपकी इकोनॉमी बड़ी फ्रेजाइल है। हाँ। गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि 4 पॉइंट समथिंग पे गई है, इंटरनेशनल हमने भी मान लिया कि वो 4.5 पे गई होगी इकोनॉमी, मगर ज़्यादातर जो इकोनॉमी है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बेस करती है, ठीक है। टेक्सटाइल्स हैं जो बड़े हैं, मगर और वो इसी की वजह से बड़ी होंगी कि रुपया जो है उसकी कदर गिरी है, सो सस्ती हो गई टेक्सटाइल। बट एट द सेम टाइम आपके पास कोई और चीज़ वैल्यू एडिड नहीं है जो बेच रहे हैं। आपकी जो खुरनी तेल हो या दूसरा तेल हो या मशीनें हों या रॉ मटेरियल्स हों, ये सारी चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं, दालें ख़रीद रहे हैं, अब आपने चीनी और आटा भी ख़रीदने की। तो जब आप अबाउट जो ट्रेड डिफिसिट है वो 20 बिलियन के करीब चल था, अब बढ़ेगा, तो नेचुरली आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। मगर जो सवाल है वो ये है कि बाकी फॉरेन करेंसियां क्यों नहीं बढ़ रही, सिर्फ डॉलर ही क्यों, ठीक है, बढ़ रहा है? बिल्कुल सही है। तो इससे आपके ख्याल में ये स्पेकुलेशन है? मेरा ये ख्याल है कि ये स्पेकुलेटिव है। चले, मैं बाकी मुज़म्मिल असलम साहब ने ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से मैं पहले राय लेके फिर मुज़म्मिल साहब के पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या हुआ, ये रुपया क्यों गिर गया? 167 पर चला गया, डॉलर 152 पर आ गया था, बड़ा मुस्तहकम हो गया था, चीज़ें बेहतर हो रही थी, अचानक से क्या हुआ है?
पिछले कुछ महीने में? खान साहब, सवाल आपने बड़ा उम्दा पूछा है कि अगर हुकूमत ये देख कर रही है कि सारे माशी इशारे अच्छे जा रहे हैं तो फिर रुपया क्यों कर रहा है। अगर एक और सवाल आप इजाजत दें इसके साथ ऐड कर दें कि अगर हमारे सारे माशी इशारे अच्छे जा रहे हैं तो फिर हमें IMF के हाथ क्यों जोड़ रहे हैं कि हमें प्रोग्राम में वापस लें। क्योंकि IMF तो उन ममालिक की मदद करता है जो फाइनेंशियल क्राइसिस में होते हैं जी। अच्छा, अब ये रुपया देखिए, मैं समझता हूँ कि मईशत को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। मईशत रुपए के हवाले से खास तौर पे देखिए बड़ा सिंपल है। वो कहा जाता है कि करेंसी जो है इज लाइक एनी अदर कमोडिटी। आप लाहौर में रहते हैं, अगर लाहौर में केलों की किल्लत हो जाएगी, अगर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ जाती। ठीक, मैं ये समझता हूं कि इसमें कोई किसी किस्म की कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक तो सर हम देख रहे हैं रेमिटेंसेस बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, यानी डॉलर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स के थ्रू भी आ रहे हैं, रेमिटेंसेस के थ्रू भी आ रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जी। देखिए, ये 152 रुपए का था मई के महीने में, और मई के महीने से आज तक आप हमारी इंपोर्ट्स देख लें कि वो 5.3 हुआ करती थी, फिर वो जून में 6.3 हो गई, और फिर वो जाके जुलाई में 5.6, यानी कि 5-6 बिलियन डॉलर की माहाना इंपोर्ट हो रही है इस मुल्क के अंदर। अब इंपोर्ट जो है वो हमारी डॉलर की डिमांड बताती है, और जो आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया वो हमारी डॉलर की सप्लाई बताती है। अब वो सप्लाई जो हो रही है वो अप्रैल में 2.2 थी, मई में 1.67 थी, फिर 2 बिलियन 2.7 हुआ। तो डॉलर की सप्लाई जो है वो बहुत कम है, डॉलर की डिमांड जो है वो आपके सामने है, बहुत ज्यादा है। इसमें आप रेमिटेंस भी जमा कर लें तो फिर आपको करंट अकाउंट मिल जाता है, वो भी सारा नेगेटिव में जा रहा है। तो सिंपल मामला ये है कि डॉलर की डिमांड इस वक्त मुल्क में ज्यादा है, डॉलर की सप्लाई कम है। मैं ये समझता हूं कि हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर साहब जो बैठे हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल आदमी हैं, और वो रुपए की सिमत के ऊपर, यानी कि अगर रुपया कमजोर है ओपन मार्केट में तो उसको मोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई स्पेकुलेशन करना आता है, अगर कोई सट्टाबाज मार्केट में आता है, तो आप देखिएगा कि स्टेट बैंक इंटरवीन करेगा और उस सट्टाबाज की। और अभी तक सट्टाबाज मार्केट में नहीं आया ये, तो आप डॉक्टर कैसम साहब से इत्तेफाक नहीं करते? मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता हूं। अगर अभी ये सिमत जा रही है, और सिमत डिटरमिन करती है आपकी डिमांड और सप्लाई, अगर इसके अंदर सट्टाबाज आएगा, माल बनाने की कोशिश करेगा, तो स्टेट बैंक आप देखिएगा कि उसके रिजर्व नीचे जाएंगे, वो रोज के 50-100 मिलियन डॉलर उठा के मार्केट में फेंकेगा। अब मेरा मतलब ये है कि डिवैल्यूएशन शायद जारी रहेगी जो सिमत है, लेकिन ये ऑर्डरली होगी, इसको स्टेट बैंक डिसऑर्डरली नहीं करेगा। हमारा बुनियादी सवाल ये है, मैं जो व्यूअर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं कि डॉलर की कीमत क्यों बढ़ी है, रुपए की कदर क्यों कम हुई है, 157 पे डॉलर कैसे चला गया, मुआशी अशारिया बेहतर हो रहे हैं। दो जवाब हमारे पास आए हैं। डॉक्टर कैसम साहब कह रहे हैं इसकी वजह स्पेकुलेशन को करार देते हैं, और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब कह रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई के फ़र्क की वजह से ये कीमत बढ़ी है। मुज़म्मिल इस्लाम साहब की तीसरी राय लेते हैं। जी मुज़म्मिल साहब। देखिए जी, बात ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान की मईशत में टर्न अराउंड आया है पिछले 6 महीने से। अगर टू बी वेरी फेयर, ये जो है जनवरी से जो है पाकिस्तान की मईशत ने पिकअप करना शुरू किया, और वो पिकअप करना जो शुरू किया वो लोगों की तवक्कुआत से ज़्यादा पिकअप किया। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि शायद हुकूमत, IMF, जो बड़े बड़े इदारे, स्टेट बैंक, उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा पिकअप किया, क्योंकि स्टेट बैंक की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ग्रोथ की फोकास्ट थी वो 2.1-2.5% थी, IMF की 1% थी, तो आप 4% पे एकदम गए। और फिर उसके बाद जब पिकअप हुआ तो उसमें जो अच्छी चीज़ ये हुई कि वो एग्रीकल्चर लेड पिकअप आया, क्योंकि एक तो आपने जो है एग्रीकल्चर की क्रॉप्स अच्छी आ गई, और फिर उनको कीमत किसान को अच्छी मिली। तो जब वो चीज़ आई तो थोड़ी सी लोगों की परचेजिंग पावर जो 2 साल से डिप्रेस हुई हुई थी उसमें बेहतरी आई। तो जब वो बेहतरी आई तो वो हमने उसका प्रेशर इंपोर्ट साइड पे देखना शुरू किया हल्का हल्का। दूसरी चीज़ ये हुई कि ये जो हमें क्या कहते हैं, स्टेट बैंक ने पिछले 1 साल में 2100 अरब रुपए का अलग अलग स्कीमों में जो है रिलीफ दिया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गई, लोन वगैरह, वो सिस्टम में
अलग आए और उससे जो है दरामदात भी बढ़ी। तो ये 2-3 चीज़ें एक साथ हुई। फिर तीसरी चीज़ ये हुई कि कोविड जो है पूरी दुनिया में ठंडा होना शुरू हो गया, कर्टेसी वैक्सीन्स। तो उसके बाद आलमी मईशत जैसे जैसे ख़ास तौर पे मगरिब खुलना शुरू हुआ, तो वहाँ पे हमने देखा जो हर मुल्क के आम इस्तेमाल की चीज़ है, चाहे खुदनरी तेल है, चाहे खाम तेल है, चाहे स्टील है, चाहे रबर है, चाहे प्लास्टिक है, चाहे चीनी है, चाहे गंदम है, उनकी कीमतों में एकदम होश रुबा आलमी इजाफा हुआ। जी हाँ। अब जब वो आलमी इजाफा हुआ तो यानी कि आप ये देख लें कि मई और जून के पूरी दुनिया के महंगाई के इंडेक्स उठाएं, 10 साल रिकॉर्ड टूटे महंगाई के, और ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों में। अब ये चल रहा था सिलसिला, तो अब नया एक सिलसिला जो काफ़ी पुराना है लेकिन उसमें अब जिद्दत आ गई है, शिद्दत आ गई है बल्कि, वो ये हुआ है कि जो माल बरदार जहाज़ होते हैं जो तिजारत का सामान दुनिया में आगे पीछे लेके घूमते हैं, उनके किरायों में जो है पहले 3000% इजाफा हुआ था, अब वो 10,000% इजाफा हो गया। यानी कि $1,000 का जो कंटेनर चलता था वो आज से 3 महीने 4 महीने पहले तक $3-4,000 का हुआ। अब खबरें आ रही हैं कि वो 12,000, 14,000, $16,000 पे चला गया है। ठीक है। तो अच्छा, अब पाकिस्तान की सिर्फ जैसे डॉक्टर फारूक साहब ने कहा कि तिजारती खसारे में 2 चीज़ें आती हैं। एक जो जो आप ये जो गुड्स मंगाते हैं, बरामद दरामद करते हैं, उसके ऊपर ये जो किराए वगैरह होते हैं ना, ये इसको कहते हैं सर्विसेज बैलेंस। ये 2-3 महीने में इसमें भी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की तेज़ी आ गई। और पाकिस्तान की, क्योंकि पता है शिपिंग लाइंस अपनी तो है नहीं, बाहर के जो है लंगर बदार जहाज़ आते हैं वो लेकर आते हैं पाकिस्तान में। तो ये तमाम चीज़ों पे जब इंपोर्ट पे प्रेशर आया तो मैं दाद दूंगा एक इस हुकूमत को कि इन्होंने वाकई में अमलन करके दिखाया कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है। यानी कि उनको फोन करके पिछली हुकूमतों की तरह नहीं चला रहे कि जो ऑर्डर्स जो है वज़ीर ख़जाना के कमरे से जाते थे कि आप करेंसी को सपोर्ट करो, डिफेंड करो, डॉलर को फेंको मार्केट में। स्टेट बैंक अपनी एक इंडिपेंडेंट व्यू लेके चल रहा है। जैसे डॉक्टर फारूक ने भी कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक एक प्रोफेशनल आदमी है, तो डिमांड और सप्लाई को और पाकिस्तान के रुपए को, ये जो इम्बैलेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं जो एकदम हुए हैं, उसको सीधा करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है एक्सचेंज रेट, और ये जो है दवाई का काम करती है। तो वो जो है इस वक्त एक सिस्टम को दवाई दी जा रही है। लेकिन इसमें जो खबर ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि रुपया अपनी कदर खोता रहे। हो सकता है कि ये बैलेंसेस आलमी मार्केट में कमोडिटी की प्राइसेस जैसे जैसे ठंडी होना शुरू हो, ये किराए का जिक्र मैंने किया, वो ठंडा होना शुरू हो, जो आपके ख्याल में, तो ये रुपया वापस मजबूत होना शुरू हो सकता है। सही है। तो आप कह रहे हैं कि आलमी मंडी में बढ़ने वाली कीमतें जो हैं वो बुनियादी तौर पर रुपए की गिरावट की बड़ी वजह है। तो ये 3 मुख्तलिफ हमारे पास आए जी, 3-4 आपको फैक्टर्स बताएं। हाँ, जिसमें 3-4 फैक्टर्स बताएं, बिल्कुल सही है, जिसमें ये सबसे बड़ा है। तो मेरा, अब आप ये कह रहे हैं कि रुपया जो है ये मुस्तकम भी हो सकता है, वापस आ सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे मुज़म्मिल साहब मैं आप ही से जानना चाहूँगा, डॉक्टर कैस असलम साहब जो कह रहे थे कि जब आप इंडिपेंडेंट कर देते हैं एक स्टेट बैंक को, जैसे आप तारीफ़ कर रहे हैं हुकूमत की, के कर दिया, लेकिन इसमें फिर ये खदशा और एहतमाल भी तो मौजूद रहता है ना कि कोई जो पावरफुल या जो बड़ी अथॉरिटीज़ हैं वो सट्टाबाजों के साथ मिलकर अपने फ़ायदे के लिए स्पेकुलेशन के ज़रिए से माल बनाने पे लग जाएं और डॉलर की बाइंग और जैसा कि माजी में हम देखते भी रहे हैं, तो आप और सट्टेबाज मार्केट में आ जाएं, इस बात का ख़तरा मौजूद होता है इसमें। देखिए, बात यह है कि जो प्रोफेशनल होगा, जैसे आप हमसे पूछ लेते 4 महीने पहले, हमें अंदर बैठने की ज़रूरत ही नहीं, हम बता देते रुपये की कदर कितनी है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था ना ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, हमारा काम ही है। तो अब जिसने पैसे बनाए हैं तो बनाए। अगर किसी का व्यू 155 रुपए में आ गया था कि यार डॉलर यहाँ ले लेना चाहिए क्योंकि गिरेगा ही गिरेगा, इतनी ज़्यादा चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हैं, तो उसका हक है कमाने का। तो ये कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम इसको पता नहीं क्यों तनकीदी, किसी ने डॉलर ख़रीदे हैं अगर, या किसी ने अपने डॉलर खुले नहीं कराए, चेंज नहीं कराए। बाकी रहा सवाल ये कि डॉक्टर फारूक ने बिल्कुल बजा बात बोली है कि अगर अभी तक जो हमने भी जो रुपये में 164, 65, 66 का लेवल देखा है, इसमें हमें नहीं लग रहा कि रुपया अपनी जहाँ पे उसकी कदर होनी चाहिए उससे ज़्यादा गिर गया है। तो अभी तक वो कदर पे नहीं पहुँचा, जो हालात को पेश नज़र रखते हुए। जिस दिन इसमें कोई अनयूजुअल मूवमेंट नजर आई तो स्टेट बैंक को फिर हम देखेंगे कि स्टेट बैंक क्या करता है। अभी तक तो स्टेट बैंक को आना भी नहीं चाहिए था बीच में। ठीक,
बिल्कुल सही है। आज जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, आपके ख्याल में ये हमारी हुकूमत मुसलसल दावे कर रही है कि मुआशी अशारिया बेहतर हो रहे हैं, डॉलर की कीमत में क्यों इजाफा हो गया, रुपए की कदर क्यों गिर गई, 167 के करीब क्यों चला गया हमारा रुपया? देखिए जी, बिल्कुल जैसी डॉक्टर साहब ने और बात की, बट आई टोटली एग्री कि देखिए डॉलर का ऊपर जाना या नीचे जाना या हमारी रुपए की कदर का कम होना, इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारी इकोनॉमी से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक जरूर है। डायरेक्ट ताल्लुक है कि जब ये इसका, मैं समझता हूँ डॉलर एक कमोडिटी है, इसकी सप्लाई एंड डिमांड के पैरामीटर्स अगर आप देखें तो किसी भी चीज़ की जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उसकी जो ना कीमत बढ़ेगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। आप कॉटन को देख लें, पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंची इसलिए कि जो क्रॉप था वो 13 मिलियन की जगह पे 7 मिलियन हो गया, तो ज़ाहिर उसकी डिमांड बढ़ गई। तो दुनिया सारी के अंदर कोई भी कमोडिटी है, डॉलर इज़ अ कमोडिटी पूरी दुनिया के लिए, तो हमारे लिए भी वो कमोडिटी है। और अब सवाल ये है कि इसकी जो है ना डिमांड बढ़ी क्यों, उसको हमको देखना चाहिए। डिमांड इसलिए बढ़ी, सबसे पहला जो इसका जो मुझे रीज़न नज़र आता है वो ऑयल की क्राइसिस है, ऑयल की प्राइसेस का बढ़ना है। आप देखिए $70 को ऑयल ने टच किया तो डेफिनेटली आपकी इंपोर्ट का बिल बहुत बढ़ गया। इसके बाद फर्नेस ऑयल को उसी तरह से बढ़ा, फिर इसके बाद आपका LNG है, गैस जिसको कहते हैं या RLNG कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा इतना इजाफा हुआ है कि लास्ट हमने मेरे ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन जो सौदा है PSO ने किया वो 19 पॉइंट समथिंग डॉलर के अंदर, जो चीज़ $5.5 पौने $6 की है, जिसके ऊपर हम केस बना रहे थे कि जी इन्होंने बहुत महंगी RLNG ले ली, वो उसकी जगह पर अगर आप देखें तो 3 गुना दाम से हमको स्पॉट प्राइस के ऊपर वो चीज़ लेनी पड़ी। अभी अगर आप 3 चीज़ों का मुआवजा करें, फिर आप कॉटन की इंपोर्ट देखें, जब आपका क्रॉप फेल हो गया तो आपने $3 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट की है। इसके बाद अगर आप इसके आगे देखें तो गंदम और चीनी, ये इसकी भी जो है ना हमने दोनों की इंपोर्ट की है। तो इंपोर्ट बिल जो है ना हमारा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। पिछली दफा का 900 या 800 मिलियन डॉलर एक महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो ये जो सारी चीजें हैं ये तो रुपए की कदर में जो आप अगर कमी की, मतलब एक रेसिपी है ये, एक अगर आप उसको देखें कि भाई आप जो कोई भी रेसिपी हो तो उसके अंदर जो ये डिजास्टर रेसिपी है रुपए के लिए वो यही है कि रुपए की डिमांड कम हो, डॉलर से हम खरीदना चाहें और हमारा रुपया जो है उसको खरीदने के काबिल ना हो, यही पोजीशन रही है। और इसके अंदर इसमें आप हमारी इकॉनमी को या उसको मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते। मैं समझता हूं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑन दी अदर साइड अगर देखें, अगर आप ये देखिए जो मैंने चीजें बताई उसके अगेंस्ट में 2-3 चीजें और देख लें। अगर एक्सपोर्ट हमारी अगर ये 24% बढ़ी, वो कभी ये ना बढ़ती तो हमारे कितनी डॉलर की कीमत कहां पहुंच जाती, क्योंकि हमारे पास डॉलर की। इसी तरह से जो होम रेमिटेंसेस है वो रिकॉर्ड $29 बिलियन को क्रॉस कर गए। ये अगर ना होते तो हमारा रुपया कहां होता। ये दोनों चीजों को अगर आप उसको सारी चीजों को देखें तो अब बात ये है कि ये चीजें सारी हकीकत पे मबनी है। दुनिया के अंदर ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, घटके भी वो $66 हुई हैं। हम जो है ना $40-44 की जो है ना ब्रेंट की प्राइस के ऊपर तवक्कुफ करने वाले लोग हैं। हमारा मुल्क वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन RLNG। अब तो हमारा जो अभी कंजप्शन का जो अशारिया आया है गैस का, उसमें 55% जो है आपको पता है RLNG की इंपोर्टेड गैस से हमने चलाया है मुल्क को। तो अगर ये सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो अब आपने अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा। एक कोविड ने हमको जुबैर साहब आप ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर आप ये कह रहे हैं कि हमने फिर भी अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर और रेमिटेंसेस को बढ़ाकर फिर भी डॉलर कुछ मुस्तहकम रहा है, वरना ये हमारी तवक्को और सोच से ज्यादा जो है वो आगे जा सकता था। हमने फिर भी जो कुछ इसको कंट्रोल में रखा है इसको गनीमत मानना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो है ना ये हमको ये गनीमत मानना चाहिए कि हम यहां खड़े हैं। वरना आप सोचिए जो मेरे 2 मोतबर एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो करेंसी के अंदर बहुत ज्यादा समझते हैं, इकोनॉमी में समझते हैं, मैं तो तिफले मकतब हूं, उनसे आप पूछिए कि जो मैं बात कर रहा हूं आप ये देखें कि कहां हम खड़े होते। अल्लाह ना करे 177-180 के करीब हो जाता है। अगर आपका हिसाब कर लें $10 और ब्रेंड पे ऐड कर दें, आपकी इंपोर्ट बिल को देख लें, जो ब्रेंड सवाल किया डॉक्टर कैस असम साहब ने कि अगर डॉलर बढ़ रहा है तो बाकी करेंसीज क्यों नहीं बढ़ रही हैं, तो इसका जवाब फिर क्या ये है कि हम ट्रेड डॉलर में कर रहे हैं इसलिए डॉलर बढ़ रहा है, या कोई और जवाब है इसका?
देखें, बिल्कुल मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तो हमारा कंसंट्रेशन, चाहे कोई भी करेंसी, यूरो आ गया और आ गए, पाउंड हो गया, हमने कभी किसी में ट्रेड किया ही नहीं। हमारा जो डायरेक्टली लिंक्ड जो है हम, लेकिन डॉलर यूरो पैरिटी तो हमारी एक ही है ना जी। अगर आप उसको अगर दुनिया के अंदर देखेंगे तो डॉलर टू यूरो को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो बात तो एक ही आएगी। हम यूरो में भी काफी इंपोर्ट्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कल यूरो में इंपोर्ट शुरू कर दें तो हमारा जो है ना डेफिसिट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, डॉलर के अंदर मतलब फॉरेन करेंसी का मतलब फॉरेन करेंसी। आज के आप उसको आप दिरहम में करेंगे तो आप बच जाएंगे, ऐसे मैं उस बात को नहीं मानता। लेकिन उसको करने का जो इस वक्त जो है हमारे लम्हे फिक्रिया क्या पूछना, हमारा मसला ये है, ये तो ये होगा या नहीं होगा। अब हमको ये देखना चाहिए हमें करना क्या चाहिए, हम क्या चीज कर सकते हैं कि जिससे जो है ना पाकिस्तान को हम बचा सकें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। मैं अगर ये सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ब्रेक के बाद ये सवाल सबके सामने आता हूं कि हम क्या कर सकते हैं कि डॉलर मजीद ना बढ़े और सूरत हाल बेहतर हो। और फिर इन्फ्लेशन के हवाले से जो बात हो रही है कि हमारी फूड इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई, 14.8 आज की फिगर है, और ओवरऑल इन्फ्लेशन पिछले महीने की निस्बत 8.4 से 9 पर आ गई है। इसकी वजूहत क्या आलमी मंडी में बढ़ने वाली जो ज़रिए अजनास हैं उनकी कीमतें हैं, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया है, और इस मामले को कैसे टैकल किया जा सकता है। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बुनियादी सवाल ये उठा रहे हैं इकॉनमी के पर्सपेक्टिव में कि इकॉनमी अगर बेहतर हो रही है, मुआशी अशारिया बेहतर हो रहे हैं, तो हमारा डॉलर जो इस्तेहकाम की तरफ आ रहा था 152 रुपये पर आ गया, फिर 167 पर अचानक पिछले 3-4 महीने में क्यों गिर गया है, और उस पर आपने तमाम माहिरीन की पहले सेगमेंट में आरा सुनी है। अब हम इस नुक्ते पर आते हैं कि इसको मजीद गिरने से कैसे रोका जा सकता है, और क्या अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो डॉलर मजीद गिर सकता है। और डॉक्टर कैस हसन साहब से ही मैं शुरू करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, क्या इस बात का इम्कान मौजूदा मुआशी हालात को देखते हुए, या डिमांड एंड सप्लाई की जो बात कर रहे हैं, या फिर जो फॉर्मूला आपने बताया है, वजह आपने बताई है, क्या डॉलर मजीद बढ़ सकता है और रुपया मजीद गिर सकता है? लेकिन मेरी वजह भी डिमांड एंड सप्लाई थी। ठीक है, सिर्फ ये थी कि उसका लिंक मैंने पेट्रोल से मैं डॉलर की डिमांड की बात ही हो रही थी ना, स्पेकुलेटिव भी तो यही है। बट इन द एंड ऑफ थिंग्स देखें, बात यह है कि जब तक आप इंडिजिनस सोर्सेज से बिजली नहीं बनाएंगे, अपना मिक्स नहीं बढ़ाएंगे, और LNG और ब्रेंट ऑयल और ओपेक ऑयल पे डिपेंड करते रहेंगे, तो आप जब तक अपने खुर्दनी तेल के बागात नहीं लगाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है यहाँ। मगर 70 साल में नहीं किया तो आप डिपेंडेंट रहेंगे। नेचुरली मशीनों की बात नहीं करता कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसर्च नहीं है, मगर आपने इस साल कपास भी इंपोर्ट की है, आपने इस साल चीनी भी इंपोर्ट की है, और आपने इस साल अभी 2 दिन पहले आपने इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने कि चीनी भी इंपोर्ट होगी और अनाज भी इंपोर्ट होगा। और ये बात भी हमने सुनी है कि जी हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, तो फिर ये इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं थी, बट दी है। तो नेचुरली इसके साथ साथ आपकी मैं एग्री कर रहा हूँ बिल्कुल कि इंटरनेशनल प्राइसेस फ्रेट की बढ़ी हैं, और आपकी सर्विसेज एक्सपोर्टेबल नहीं है, तो आप इंपोर्ट करते हैं, तो आपका जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो फिर बढ़ना शुरू हुआ है। और नेचुरली मैं एग्री करता हूँ कि उसको पे करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी या डॉलर्स चाहिए। और इसके अंदर मैं फिर से कहूँगा कि स्पेकुलेशन का उतना ही हाथ है जितना वो बैंक कर रहे हों, या तो अब ये डॉलर मजीद बढ़ रहा है जी, बढ़ेगा। 174 तक तो जाना चाहिए इसको इन कॉन्टेक्स्ट। बट अगर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक अपने नई एक्सपोर्ट्स, वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स और एवेन्यूज़ आपके बता दे, और मेरा ख्याल है कि कल परसों ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 8-9 और सेक्टर्स की बात की है कि उनको डेवलप करेंगे, तो कहीं ना कहीं बाय द एंड ऑफ द ईयर इसको फिर स्टेबल कहीं 60s के दरमियान होगा, 64-65 पे। बट ये जो डिफरेंस है ये आएगा, और आपके जो रिजर्व्स बढ़े थे वो अब 27 बिलियन प्लस से 24 बिलियन प्लस पे तो आए हैं ना कल परसों से। नहीं, लेकिन वो अभी हमें IMF की एक इंस्टॉलमेंट भी तो आ गई है ना जी, वो आ गई, तो इसको फिर 29 पे चले जाना चाहिए था ना, 24 पे तो नहीं चले जाना चाहिए था। तो इन द एंड ऑफ थिंग्स
इंस्टॉलमेंट्स भी आए तो वो आपके कर्जे हैं ना, वो कहीं ना कहीं वापस होते मतलब हैं, आएंगे तो आपने पैसे देने भी हैं। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे मेरे जहन में सवाल पैदा हो रहा था डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, और वो ये है कि क्या अफगानिस्तान की सूरत हाल का कोई इम्पैक्ट तो नहीं हो सकता पाकिस्तान की इकॉनमी पर, या हालिया दिनों में हुआ तो नहीं है? बिल्कुल सही सिम्त में जा रहे हैं आई थिंक। देखिए, हम इस वक्त गिन रहे हैं कि डॉलर की डिमांड किन किन सोर्सेज से आ सकती है। हमने पहले कहा कि इंपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिसके मुकाबले में एक्सपोर्ट्स उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही, जिसका मतलब है कि डॉलर की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। एक और फैक्टर ये है कि अगर स्टेट बैंक को उनकी वेबसाइट खोल के देखिए तो अगले 12 महीनों में तकरीबन 15 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है हमारे स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक ने डॉलर की शक्ल में। वो एक और प्रेशर है। तीसरा प्रेशर आपने अभी जिसकी निशानदेही कही, शायद अभी वो मार्केट में ना आया हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अनकरीब आने वाला होगा। अफगानिस्तान इज राइट नेक्स्ट टू अस, और आपने देखा कि उसके सारे रिजर्व जो हैं वो अमेरिका ने फ्रीज कर दी हैं। वर्ल्ड बैंक ने जो इमदाद देनी थी वो भी रोक ली है। IMF का जो $460 मिलियन उन्होंने वादा कर रखा था अफगानिस्तान से, वो भी रुक गया है। तो शायद अफगानिस्तान की तरफ से जो उसकी डॉलर की जरूरियात हैं वो शायद किसी तरह पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर मुंतकिल हों। कुछ अफगानी कंपनियां यहाँ पे हों जो LCs लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने की कोशिश करें। तो डिमांड जो है डॉलर की, मुझे लग रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही। जो एक्सपोर्ट का जिक्र किया गया कि जी एक्सपोर्ट हम बढ़ा लें, देखिए एक्सपोर्ट बढ़ाना जो है वो कोई शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म में मामलात होते हैं। ये अगर आज हम कोशिश शुरू करें तो शायद अगले साल या 2 साल के बाद कोई ऐसे सेक्टर्स आइडेंटिफाई हो जाएं, ऐसी प्रोडक्शन बढ़ जाए। अभी तो आप सोचिए कि हम 31 बिलियन के एक्सपोर्ट जो 2021 में पहुंचे हैं, ये टाइम है 2013-14 का, जब हम 31 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी हमने। अब तो उस लेवल पे हम पहुंचे हैं जो 7-8 साल पुराना लेवल है। और उस वक्त आप सोचिए कि डॉलर का लेवल जो था वो 100 रुपए का था, आज वो 166 रुपए है। इतनी तेजी से डिवैल्यूएशन करने के बावजूद आज 8-9 साल के बाद हम उस एक्सपोर्ट लेवल पे पहुंचे हैं जो 8-9 साल पहले था। इंपोर्ट उसके मामले उसके सामने आप देख लीजिए कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इतला दी है, वो कह रहे हैं कि शायद इस साल 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट हो। तो इंपोर्ट का प्रेशर बेतहाशा है। प्रेशर जो स्टेट बैंक ने अपनी पेमेंट करनी है पुराने कर्जाजात की, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा है। और फिर गैर यकीनी देखिए कि अभी अगले महीने हमने IMF के साथ जाना है, और शायद द बेस्ट केस सिनेरियो वुड बी कि कुछ कॉम्प्रोमाइज हो, कुछ IMF हमें इजाजत दे, कुछ हम बिजली की कीमतें और यूटिलिटी की कीमतें बढ़ाने की उनसे एग्रीमेंट करें। तो IMF की बेयकीनी है कि हम प्रोग्राम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। अफगानिस्तान की बहुत बड़ी गैर यकीनी है कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। अभी वो आपने देखा काबुल एयरपोर्ट में अचानक बॉम्ब फटना शुरू हो गए। फिर वो जो बाकी वहां पे बहुत सारी जो दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अफगानिस्तान में हैं, जिसमें इस्लामिक स्टेट है, खुरासान प्रोविंस वाली, फिर वो पंचर वैली वाले एक और रेजिस्टेंस वो तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो गैर यकीनियां बहुत हैं इस खित्ते के अंदर, और मुझे लगता है कि ये प्रेशर जो है रुपए के ऊपर ये जारी रहे। बिल्कुल सही है। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये बताइए कि हमने पिछले साल देखा था जब गवर्नमेंट ने तामीराती सनत को मिनिस्ट्री अनाउंस की, तो उसके बाद फौरी तौर पर हमने मार्केट में एक हलचल देखी, चीज़ें मुस्बत समत में चलने लगी। हम कहते हैं कि जी 50 और सनतें इसके साथ चलने लगती हैं। लेकिन 30 जून को जब ये एमनेस्टी की मुद्दत का खात्मा हुआ है, तो उसके बाद कुछ इन्वेस्टर्स को उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो शायद रुकी हैं। क्या आप इसका कोई इम्पैक्ट देखते हैं हमारी इकोनॉमी पर, नेगेटिव इम्पैक्ट? देखिए, बात ये कि थोड़ा सा हमारे लोग जो हैं पॉलिसी को समझते नहीं है, मईशत को समझते नहीं है, और वो अखबार और इस जो प्रोग्राम्स डिफरेंट टीवी, आपके प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, वो हर आदमी जो है एक सेट माइंड सेट के साथ आता है। अगर ओपन माइंड से आए ना तो बहुत कुछ क्लैरिटीज़ होती हैं। जैसे अब ये आपने बड़ी अच्छी मेरे से सवाल कर लिया। देखिए, जब ये पिछले साल एमनेस्टी आई थी ना, तो इसके 2 हिस्से थे। पहला हिस्सा था प्लॉट की खरीदारी, और दूसरा हिस्सा था तामीरात, और तीसरा हिस्सा था जब वो तामीरात हो जाएंगी तो उनकी खरीदो फरोख्त। पहला हिस्सा जो प्लॉट की खरीदारी का है वो उसकी एमनेस्टी ख़त्म हुई है, यानी कि ये 30 जून 2021 को अगर उससे पहले अगर कोई ज़मीन खरीदता था तो उससे सवाल नहीं पूछा जाता कि आप ये पैसे कैसे। अब
उसके बाद जो है दूसरा हिस्सा अब शुरू होगा, वो नक्शे इसने अभी पास कराएंगे, अब उस पर तामीरात शुरू करेगा या शुरू कर दी होंगी, जिसका टाइम है 2023 तक का। 2023 तक जो वो अब तामीर करेगा, यानी सीमेंट, सरिया, सामान, लेबर को जो पैसे देगा, अब उससे उसका भी सवाल नहीं किया जाएगा कि ये आप पैसे किधर से ला रहे हैं और ये कहाँ से खर्च कर रहे हैं। और फिर उस बिल्डर से जो ज़मीन खरीदेगा, जो यानी कि अपार्टमेंट या बंगला या विला, अगर वो 2023 तक उससे खरीदेगा तो उससे भी कोई सवाल नहीं करेगा। तो ये मैं आपके नाजरीन को क्लियर कर दूं, ये एमनेस्टी 2023 तक है, और अगर किसी को क्लियर नहीं है ये बात तो वो आज क्लियर कर ले। और अभी तो सनद के चलने का टाइम आएगा, क्योंकि जब ये नक्शे पास होके जब इन पे तामीरात, और अगर इन्होंने 2023 तक नहीं खत्म की तो वो उनकी सारी एमनेस्टी खराब हो जाएगी। तो वो तो अब इसको स्पीड अप करेंगे बल्कि चीज़ों को, तो यानी रोजगार भी मिलेगा, कारखाने भी चलेंगे और जो है मुल्क में डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है चलें, ये तो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलें, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं। ये इन्फ्लेशन जो है वो अभी मुज़म्मिल साहब भी बता रहे थे कि पूरी दुनिया में बढ़ी है। अब हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन 14.8 पर आ गई, और फिर ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है वो पिछले महीने 8.4 थी और इस मरतबा इस महीने जो है वो 9 पर आ गई है। ये फूड इन्फ्लेशन का बढ़ना कितना हमारे लिए परेशान कुन है, और गवर्नमेंट इससे जो परेशान है कि जी इससे महंगाई का तूफान आएगा, लोग जाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है तो उसको अपना पॉलिटिकल एस्पेक्ट से भी देखना होता है चीज़ों को, ये कितना चैलेंजिंग है आपके ख्याल में? देखिए, ये दोनों जो इन्फ्लेशन की जब आप बात करते हैं, दोनों इन्फ्लेशन अलग अलग हैं। जो आप फूड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, किचन इन्फ्लेशन कहते हैं उसको, वो एक आम आदमी को की जिंदगी को मुतासर करता है और उसकी फूड की शॉर्टेज से बेसिकली वो इन्फ्लेशन हमारे वजूद में आता है। इन दोनों चीज़ों को, अब जो मेन इन्फ्लेशन है वो आपकी पूरी इकॉनमी को डिस्टर्ब करता है और इकॉनमी को हैम्पर करता है। बिल्कुल ठीक बात है हुकूमत की कि देखें, अगर ये फूड इन्फ्लेशन जो 14% हो गया, विच इज़ वेरी वेरी हाई, उसको अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो लोगों की जो आम आदमी है उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासर होगी, और उसके सद्देबाब के लिए हमको जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर उसके अंदर अगर आप फूड इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, मैं ये कहता हूं कि देखिए, अगर आपने गंदम और चीनी जो बेसिक 2 आइटमें हैं उसको आप हजारों जगह पे सब्सिडी देते हैं, पावर में देते हैं, गैस में देते हैं, आप जो है ना और कई किस्म की चीजों के अंदर आप सब्सिडी देते हैं, आप यहां सब्सिडाइज करके इसको क्यों सस्ता बेच के इस इन्फ्लेशन को कम क्यों नहीं करते? इसमें क्या ऐसी मुझे समझ नहीं आती कि रॉकेट साइंस क्या है। आप ये देखें, आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करते, और जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं, जो हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, उनको खाली मेंटेन करने के लिए 500 से 600 अरब रुपया हर साल आप देते हैं। PIA, रेलवे, आप इनको जितने नाम चाहिए ले लें, हेवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, ये सारे पड़े हुए, उनको 1 रुपए में उनको दे देना चाहिए जिसको चला सकते हैं। तो कल आपके पास जो है ना 500-600 बिलियन आएंगे, उसमें से आप 50 या 100 बिलियन डॉलर अगर आप खर्च करते हैं तो आवाम के ऊपर खर्च होंगे और आपका फूड इन्फ्लेशन नीचे चला जाएगा। जहां तक आपने भी अफगानिस्तान की बात की, तो मैं प्रेसिडेंट हूं पाकिस्तान अफगानिस्तान जॉइंट चेंबर का, तो मैं सिर्फ ये कहना ही चाहता हूं कि देखें, अफगानिस्तान में जो आज हालात हैं ये इतना स्मूथली तो होना ही नहीं था। अगर ये बॉम्ब धमाके हुए, ये हुआ, तो एक पूरी एक रिजीम चेंज हो रही है। और जहां तक ये जो डॉलर की जो रिक्वायरमेंट का और उसका ताल्लुक है, उसका भी असर जो है ना अफगानिस्तान से हम पर आ रहा है और मजीद आएगा। ट्रांजिट ट्रेड जो सारी हमारे पोर्ट्स के थ्रू होती है, इसीलिए उसका असर भी हम पर आएगा, क्योंकि रिजीम जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी पिछली रिजीम से और अभी नई रिजीम आ रही है, उससे भी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। उन्होंने अपने कस्टम गैजेट्स, कस्टम मैनुअल्स निकाले हैं, और जो इंपोर्ट्स हैं उसके अंदर खातिरख्वाह इजाफा भी हुआ है इस तालिबान की जो कंट्रोल संभालने के बाद, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ रोका हुआ था माल अनसर्टेनिटी की बुनियाद पर, वो कई लोगों ने उसको मंगवाना शुरू कर दिया है, और जो रिक्वायरमेंट है आम रोजमर्रा की चीजों की, वो बढ़ रही है। दूसरी बात, जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट की और ट्रेड अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, तो मैं आपसे इस सवाल ये करता हूं कि देखिए, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो डॉक्टर साहब को शायद वो भूल गए कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है 1% के ऊपर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे। स्टेट बैंक ने 1% के ऊपर, फिर बैंक का स्प्रेड गिन लें तो 2 या 3% सालाना की बुनियाद पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी मशीनरी की इंपोर्ट के लिए पैसे दिए। और पाकिस्तान की तारीख की मेरे ख्याल सबसे बड़ी इंपोर्ट मशीन की एक मुशर्रफ
साहब के ज़माने में हुई थी जब वो स्कीम उनकी आई थी। अब ये स्कीम आई है, तकरीबन 300 से 350 अरब रुपए की मशीनें आ चुकी हैं, बाकी पाइपलाइन के अंदर है। तो ये इतना बड़ा प्रोडक्शन लाइन आ रही है, मॉडर्न और एफिशिएंट प्रोडक्शन की मशीनें आ रही हैं जो कि टेक्सटाइल की है। यहां मैं कहना ये चाहता हूं कि ये तो उन्होंने कर लिया और इससे जो है ना आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए मैंने कॉमर्स मिनिस्टर से भी सवाल किया कि ये आपने कर लिया, बहुत अच्छी स्कीम आ गई, बहुत ठीक हो गया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसको चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है, आपके पास गैस कहां है, आपके पास बिजली कहां है। जरूरत इस बात की है कि अब आपने इतना बड़ा काम कर लिया, आप इसको यहां इसके ऊपर तवज्जो दें। ये जो आप एक्सपोर्ट की ये बात कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का कम से कम लॉन्ग टर्म नहीं है। एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, मैं आपको गारंटी करता हूं कि 2023 में जो मशीनें आई हैं, जो भी इंपोर्ट नई मशीनें हुई हैं, अगर उसको हम चला लें तो हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ टेक्सटाइल का 22 से 23 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और अब कॉमर्स मिनिस्टर को चाहिए कि शहरों के अंदर वो जाते हैं, उन शहरों में जो 4-5% एक्सपोर्ट करते हैं, कराची जो कि 58% एक्सपोर्ट करता है, यहां उनको पूछे कितना टाइम हुआ, आए नहीं वो यहां देखें, अगर आप कराची का एक्सपोर्ट 10% बढ़ाते हैं तो मुल्क का 6% एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो यहां तवज्जो देने की कहां जरूरत है जहां 58% का एक्सपोर्ट है। यहां बड़े मसाइल हैं और एक्सपोर्ट के हवाले से भी, और आपके अगर डेफिसिट को पूरा करना है, कराची इज द सिटी, क्योंकि अगर आप कराची की पानी का मसला इंडस्ट्री का हल करें, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल बगैर पानी के नहीं होती, बगैर पानी के नॉन वैल्यू एडेड टेक्सटाइल होती है, जो आप धागा बना ले, आप ग्रे कपड़ा बना ले। जब आपने मेडर्स बनाना है, गारमेंट्स बनाने हैं और वैल्यू एडेड टेक्सटाइल या वैल्यू एडेड गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, तो पानी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सही है उसको सर, आपको देखेंगे भाई कहां पहुंचे हैं, किधर लगे हैं। मैं सर बिल्कुल सही है। मैं आखिर में मेहमानों से ये उनकी राय लेना चाहता हूं कि अगर हम डॉलर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, जैसे कि जुबैर मोतीवाला साहब ने खुद इसको इनिशिएट किया था और बाकी लोगों की भी इस पर राय, तो हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ये 174 पर या 180 पर डॉलर ना पहुंच जाए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर तमाम मेहमानों की राय इस पर लेते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी समय बहुत कम वक्त रह गया और मैं चाहूँगा एक मिनट में सबकी सजेशंस अगर आ जाएं कि डॉलर को या रुपए को इस्तेहकाम कैसे दिया जा सकता है, डॉलर को बढ़ने से रुपए को गिरने से कैसे बचाया जा सकता है। मुज़म्मिल साहब आपसे शुरू करते हुए। देखिए जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने देखा पिछले 1 साल में कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आप रखें और माशी फंडामेंटल्स को उससे बैलेंस करें। पिछले साल हमने 2 दफ़ा देखा कि 155 से 160 क्रॉस किया डॉलर और फिर जो है रुपया जो 155 पे आ गया। तो जो अभी स्टेट बैंक पॉलिसी फॉलो कर रहा है, इससे आने वाले दिनों में दरामदी प्रेशर कम होगा और बरामदात बढ़ेगी और रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगी। तो इसी पे फोकस करें, इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद रुपया वापस आ जाएगा। अगर आपके इम्बैलेंसेस सही होंगे तो आपको रिजर्व्स भी जो है फेंकने नहीं पड़ेंगे। और आवाम ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि महंगाई बढ़ेगी, यानी ग़िज़ाई अशियाए खुरनोश जो हैं। नहीं, मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान ने जो है खुर्द-ए-नोश की जो एक खसारा था, पिछले साल की क्रॉप अच्छी थी और इस साल कुछ इंपोर्ट कर लिया है। तो आप पाकिस्तान का जो फूड का बिल इंपोर्ट का होगा वो इतना नहीं होगा, बारिंग के जो बाहर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें, खुर्दनी तेल की कीमतें बढ़ी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो करेंसी जो 8-10 रुपये की ज़रूरत थी डिवैल्यू होने की, वो हो चुकी है। और याद रखिएगा कि आप जून 2019 में आपका एक्सचेंज रेट 168 रुपये था, तो 2 साल में आपने कोई ख़ास रुपए की कदर में गिरावट नहीं आई। ये तो मजबूत ज़्यादा हो गया था जो किसी की तवक्को में नहीं था। तो आज भी आप जून 2018 से नीचे ही हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये वापस, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि रुपए की कदर वापस आ जाएगी जैसे ही मामला बाहर और पाकिस्तान में बेहतर होना शुरू होंगे। ठीक है, डॉक्टर फारूक सलीम साहब। एक तो बुनियादी चीज़ है खान साहब कि हम क्यों चाहते हैं कि रुपया जो है वो डॉलर के सामने बढ़ जाए। इतना बड़ा टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारे सारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो तो बड़े खुश हैं कि रुपया गिर रहा है। तो एक बेनिफिशियरी भी हैं रुपया गिरने की। और आप याद करें कि चीन का और अमेरिका का पिछले 25-30 साल का झगड़ा ही यही है कि अमेरिका कहता है कि चीन जो है वो सोचे समझे मंसूबे के तहत अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू रखता है ताकि उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं।
दूसरा ये है कि ये आपकी और मेरी चाहत के नतीजे में ना रुपया गिर सकता है, ना रुपया जो है वो चढ़ सकता है। इसके ऊपर असरात तो वही सप्लाई एंड डिमांड के होंगे। आपने सवाल किया कि अगले चंद महीनों में क्या इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि इन्फ्लेशन का एक नया तूफान आने वाला है और उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि पिछले 3 साल में 123 रुपए से कहीं 166 पे पहुंचा है। और आप अगर लिस्ट निकाल दें कि हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हम डीजल इंपोर्ट करते हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कपास इंपोर्ट करते हैं, हम खाद इंपोर्ट करते हैं, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, हम चाय इंपोर्ट करते हैं, मिर्चें इंपोर्ट करते हैं। अगर इंपोर्ट करते हैं और रुपया गिर रहा है तो सब चीजों की कीमत बढ़ेगी। ठीक जी, डॉक्टर कैसा साहब क्या करना चाहिए? बात बिल्कुल सही है कि आपका जब रुपया की कदर गिरती है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, आपकी रुपए की कदर गिरती है तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ये वो सेक्टर्स हैं या ये वो सोच है जहां ये होगा कि डॉलर की कदर बढ़ेगी। टेक्निकली स्पीकिंग इशू यहाँ नहीं है, इशू तो फ्रिजिलिटी ऑफ द इकोनॉमी है जिसकी बात भी की है कि आप डिपेंडेंट हैं फॉरेन ऑयल पे, फॉरेन चीज़ों पे। तो जब तक दालों पे आप फूड पे जब तक आप अपनी इकोनॉमी को रीगेयर नहीं करते, रीस्टेबलाइज नहीं करते ऑन इंडिजिनस, अगर आप ये चाहते हैं। मगर इशू कहीं और तीसरा वो जो इन्फ्लेशन की आपने बात की है कि जब तक आप लोगों की, अब आप देखें कीमतें डॉलर के साथ बढ़ रही हैं और लोगों की जो है आमदनियाँ वो रुपयों में रह रही हैं, तो नेचुरली उन पे प्रेशर आएगा ज़्यादातर, स्वाय उन लोगों के जो पैसे में। देखें गवर्नमेंट, मेरा ये ख्याल है कि ओपन मार्केट में डॉलर को टच नहीं करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम स्पेकुलेशन को रोकना चाहिए। दूसरी तरफ आपके जो फ्रिजाइल तबके हैं, स्पेशली मैं पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं कर रहा, वहाँ गवर्नमेंट कर रही है, उसके ऊपर ये फूड और एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे सीरियसली सब्सिडीज दे, ताकि हम अपने आप को इतना तो पैदा कर लें कि चीज़ों को। ठीक है, जुबैर मोतीवाला साहब, सर आपकी राय, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जिस बहस को लेकर बैठे हुए हैं कि ये डॉलर 176 हो गया और अभी किसी ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा खुश है और चाहता है कि जी इसको और इसकी कदर जो कमी रहे। मेरे ख्याल है उनको हकायक का नहीं पता। 60% ऑफ द इनपुट्स ऑफ एनी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर आर इम्पोर्टेड। ये नहीं है कि जो है ना उसके अंदर खुशी होगी कि भाई इसका इस तरह से है। अगर वो डॉलर कम होता है तो आप 60% ज़्यादा होता है या 40% ज़्यादा होता है, उसका आप हिसाब लगा लें। हम भी ये चाहते हैं कि स्टेबल रुपया हो और पाकिस्तान के साथ स्टेबिलिटी के साथ चले। पाकिस्तान एक मतलब हमारी कोई कदर कीमत का कोई हमें कोई मैजिकल फिगर नहीं है कि 176 होगा तो मैं खुश हूँ, 150 हो जाएगा तो मैं नाराज़ हूँ। ये सारे नंबर्स हैं, इन नंबर्स में वो नंबर हमको सूट करता है जो हमारे बायर को हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएं अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने, यानी बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम और अपना कंबोडिया, चाइना और बांग्लादेश के सामने अगर हम खड़े। ये कह रहे हैं कि रुपए का इस्तेहकाम जो है यही पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।